सामान्य तौर पर हम अक्सर भ्रमित रहते ही है। क्यों रहते हैं, इसके पीछे का कारण हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को जानेंगे कि प्रश्न कुंडली की आवश्यकता क्या है। तो सामान्य रूप से ज्योतिष जगत में ये उसके प्रतिक्रिया में ये उत्तर या तर्क दिया जाता है कि सभी बातों को हम जन्म कुंडली के द्वारा नहीं देख सकते। जैसे कि खोई हुई वस्तु है, खोया हुआ व्यक्ति है, इत्यादि बातों को जो है वो जन्म कुंडली से देखना थोड़ा कठिन है। इसीलिए प्रश्न कुंडली की उपयोगिता रहती है। ये सामान्य आमतौर पे जो ज्योतिष जगत में तर्क है वो तर्क प्रसिद्ध है। किंतु क्या इतने पर ही प्रश्न कुंडली का उपयोग सीमित हो जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। इसके समाधान के लिए जब हमने शास्त्रों के बारे में जाना तो अक्सर जातक शास्त्रों में जो है वो हमें कई प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध मिलते हैं। उन सबका नाम तो मैं यहाँ पे नहीं जिक्र करूंगा, पर आप सब जानते ही वो सारावली है, बृहत्पराधर्म शास्त्र, फल दीपिका, जातक पारिजात इत्यादि अनेक तरह। लेकिन जब बात प्रश्न कुंडली की आती है तो मुख्य रूप से 1-2 ग्रंथ या मुश्किल से 3-4 ग्रंथ। तो इसके पीछे भी एक कोई ना कोई मुख्य रूप से वजह होनी चाहिए कि क्यों प्रश्न कुंडली के इतने सीमित ग्रंथ है। या तो फिर ये कहा जाए कि विस्तृत है प्रश्न कुंडली के भी उतने ग्रंथ, लेकिन अभी प्रकाश में नहीं आए, या फिर हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर ध्यान बुझकर जो है वो थोड़ा कम ध्यान दिया हो, ये भी एक संभावना उठती है। तीसरी और महत्वपूर्ण संभावना, उन्होंने जातक शास्त्र में ही प्रश्न कुंडली के जो है वो विषयों को अंतर्गत करके कवर कर लिया हो, ये भी एक संभावना है। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर कालामृत में प्रश्न खंड नाम का एक अलग से खंड भी है जो कवि कालिदास के द्वारा वर्णित उत्तर कालामृत में ही वर्णित है। तो मूल कारण क्या है? और जब प्रश्न कुंडली के मूलभूत ग्रंथ की बात करें तो जहां तक मेरा अध्ययन है और जो मुझे रुचिकर लगा है वो सबसे बेहद रुचिकर ग्रंथ है प्रश्न मार्ग। तो प्रश्न मार्ग जो कि 32 अध्यायों का ग्रंथ है, उसका पहला अध्याय जब मैंने पढ़ाते हुए इसलिए पढ़ा क्योंकि जब 2017 में दीपेश सर ने मुझे प्रश्न कुंडली का वर्ग लेने को कहा, तब उस समय पे जो है वो प्रश्न कुंडली हमारे यहाँ गुजरात में विशेष रूप से चलती थी। वो बेहद ही विचित्र ढंग की चलती है। बेहद ही विचित्र ढंग की इसलिए क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभाव ताजिक नीलकंठी ग्रंथ का है। और ताजिक नीलकंठी ग्रंथ हम जानते हैं कि एक यवन आचार्य नीलकंठ के द्वारा रचा गया है और उसमें पूरे की पूरी तरीके से पाश्चात्य ज्योतिष का ही प्रभाव है। क्यों है वो सब हम विस्तार से उसके बारे में भी जानेंगे। पर मुझे ये अंदर से ही जो है तब भी लगता था कि ये जो है वो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि उसमें जन्म कुंडली से बिल्कुल ही विपरीत तरीके से प्रश्न कुंडली देखने का विधान हमारे यहाँ देखा जाता था। तो मुझे अचंभित मैं होता ही था। फिर जब मैंने ग्रंथों को देखा तो प्रश्न मार्ग ग्रंथ मुझे बेहद ही रुचिकर लगा। उसका पहला अध्याय तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ज्योतिष के प्रारंभिक विद्यार्थी अगर जिसको ज्योतिष शुरुआत में ही पढ़ाना हो तो उसके लिए भी मैंने अपने कोर्स में उसको डिजाइन कर दिया। क्योंकि वो ज्योतिष क्या है से लेके ज्योतिष के मतलब वेद के अंग से लेकर ज्योतिष के 3 स्कंद, और 3 स्कंद में क्या क्या है, जातक स्कंद के और 3 प्रकार, उस तरह से पूरा का पूरा वर्णन जो एक बेसिक ज्योतिष का जो है प्राथमिक स्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है वो सब उसमें है। फिर जो मैंने यहाँ पे प्रश्न पहले उठाया उस प्रश्न की ओर हम आते हैं कि प्रश्न कुंडली की आवश्यकता क्या इतना भर ही है
कि खोई हुई वस्तु है, खोई हुई धन दौलत या कोई है, या फिर जय पराजय युद्ध की बात है इत्यादि के लिए ही है। तो मुझे उसमें जो है वो इतना अच्छा विवरण मिला और ईश्वर की कृपा से उतना जो है वो मुझे उसका विश्लेषण भी मिला। जरा मेरा शेयर स्क्रीन ऑफ है तो जरा आप मुझे, मैं अभी कर दिया आपको सब, एंड आई एम मेकिंग यू कहा कि प्रश्न मार्ग ग्रंथ का पहला अध्याय, उसमें इस प्रश्न को इतनी अच्छी तरीके से विवरण किया हुआ है कि हमारे सारे प्रश्नों के हल इसमें हमें मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको अध्याय के अंत का जो है वो 3-4 श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बहुत ही रुचिकर है। उससे पहले कर्मों की गति के बारे में भी बहुत कुछ बताया है कि ज्योतिष शास्त्र के, जातक शास्त्र का क्या महत्व है, प्रश्न शास्त्र का क्या महत्व है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप सबटाइटल के रूप में भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, प्रश्न शास्त्र महत्वम, जो 41वां श्लोक है वो है। तो यहाँ पे वही 41वें श्लोक में पहले तो प्रश्न ही उठा रहे हैं, कस्य पंक्तिरिव ज्ञातुम इदानीं पूर्व कर्मणा इहार्जितश्च विज्ञातुम कर्म प्रश्नो विधीयते। इसका अर्थ ये है कस्य पंक्तिरिति ज्ञातुम, यानी कि अभी वर्तमान में कौन सा फल मिल रहा है उसके ज्ञानार्थ के लिए। अब यहाँ पे बेहद ही रुचिकर कर्मों के सिद्धांत का बहुत ही यहाँ पे सुंदर ढंग से यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा प्रारब्ध जो है वो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुरूप फल के रूप में उदित हो गया है और वो हमें भुगतना होता है। वो तो सुनिश्चित हो गया कि अवश्य नहीं वो भुगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन जन्म के बाद अब तक, जब तक की जो आयु है तब तक उसने क्या कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म किए ही नहीं होंगे, बिल्कुल किए होंगे। तो उसके अनुरूप जो है वो जातक को अभी पूर्व जन्म के कर्मों का फल परिणाम, दुष्ट परिणाम मिल रहा है, या अभी वर्तमान में कोई दोष की वजह से जो है उसके ऊपर ये कष्ट या फिर कोई पॉजिटिविटी, कोई सकारात्मक असर आ रही है, उसको कैसे देखे इस बात का निर्णय भी प्रश्न कुंडली से होगा। तो अब जो है वो हमारे सामने बहुत ही बेहद स्पष्टीकरण आ रहा है कि जन्म कुंडली में अशुभता दिखती नहीं, फिर भी अशुभता है। तो कारण ये हो सकता है कि उसका प्रारब्ध अच्छा हो, लेकिन जन्म के बाद उसने ऐसे कोई कृत्य किए हो कि जिसकी वजह से उसको तत्काल क्रियामाण फल के अनुरूप उसको उस फल का प्राप्ति होती हो। उसकी विपरीत अगर देखे तो प्रारब्ध बेहद ही खराब हो, जन्म कुंडली अत्यंत अशुभ हो, लेकिन जातक अभी वर्तमान में कोई शुभ फल उपभोग कर रहा हो, तो उसके लिए भी विधान ये संभव है कि उसको जो है वो ये उसका प्रारब्ध कर्म न होकर उसका वर्तमान का कर्म, वर्तमान के कर्म का फल हो। तो अब ये देखे कैसे, क्योंकि उसमें तो जो है वो पूरा जातक शास्त्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि कुछ भी हमें जो दिखता नहीं है, इससे तो जो है वो हमारे लिए एक नया रास्ता भी खुलेगा कि कुछ भी अगर जन्म कुंडली में हम कुछ भी जो है वो नहीं देख पा रहे तो ये कह देंगे कि ये भाई तुम्हारे इस जन्म का फल है, तुम्हारा जन्म कुंडली तो बहुत खराब है, लेकिन इस जन्म के तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से जो है वो इन खराब कर्म ग्रहों के फल का जो है वो हमें मालूम नहीं चल रहा, मतलब खराब असर नहीं हो रही। या फिर उल्टा, जन्म कुंडली तो बहुत शुभ है, लेकिन वर्तमान में कुछ न कुछ अशुभ कृत्य हो गए, इसलिए जो है वो ये जन्म कुंडली से मैच नहीं कर रहा।
तो ये थोड़ी हमारे लिए जो है वो विचित्र बात बिल्कुल है। तो इसीलिए जो है वो हमें कैसे पता चले, अब यहाँ पे बताया तो सही कि प्रश्न कुंडली का एक रास्ता ये भी है कि अभी वर्तमान में कौन सा कर्म का फल देखा जाएगा वो हमें प्रश्न कुंडली से देखा जाना चाहिए, लेकिन कैसे? तो देखो, अब उसके बाद 42वें श्लोक में कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। प्राग्जन्मनि कृतानां चेह कर्मणां विभागोऽपि कथं ज्ञेय इति तेत्सो अपि कथ्यते। यहाँ पे जो हमने चर्चा की उसी को श्लोकबद्ध के रूप में निरूपित किया है कि प्राग्जन्मनि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों को, कृतानां च कर्मणां इस जन्म में किए हुए कर्मों का, विभागोऽपि कथं ज्ञेय उन दोनों के विभाग का ज्ञान कैसे हम प्राप्त करें, इति चेत सोपि कथ्यते वही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अब जो आगे का श्लोक है वो बेहद ही जो है वो महत्वपूर्ण है और उसका जो है वो हमारे ज्योतिष शास्त्रों की प्राथमिक समझ को और प्रश्न कुंडली के महत्व को वो खोल के रखा। यदा जातकतः प्रश्नो गुण दोषे विविद्यते तदा शुभाशुभम विद्यात् कर्म भेदे विहर्जिते। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदा माने जब, जातकतः प्रश्नो जन्म कुंडली के और प्रश्न कुंडली के गुण दोषो अभिद्यते यानी कि गुण दोष के अनुसार दोनों में सामंजस्य हो, तदा शुभाशुभ विद्यात् कर्म भेदे इहार्जिते यानी कि तब ये जानो कि ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। स्पष्ट है? उसको और थोड़ा सरल कर देते हैं कि जब किसी घटना के संदर्भ में जन्म कुंडली में भी हमको अशुभता दिख रही हो और प्रश्न कुंडली में भी उस घटना से संबंधित अशुभ फल हमें दिख रहा हो, तो हमें जानना है कि ये उसका प्रारब्ध कर्म का फल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं। यदा अनुसरति प्रश्नो जातकं ग्रहवादिभिः तदा प्राक् कर्म पाकः स्यात् गुह्यं हि धीमताम्। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदा अनुसरति प्रश्नो, जब प्रश्न शास्त्र या प्रश्न कुंडली अनुसरण कर रही हो किसका, जातक शास्त्र के ग्रह स्थिति से यानी कि जन्म कुंडली से, तब जो है वो ये कर्म हमको पूर्वकृत कर्म जो है वो फल मिल रहा है। जो हमने देखा ऊपर था कि यह जन्म अर्जित ही, कि इस जन्म में अर्जित किए हुए फल का हमें जानना चाहिए। तो स्पष्ट है कि जब जन्म जातक शास्त्र और प्रश्न शास्त्र दोनों में समानता दिखे तो ये कर्म, उसके वर्तमान में जो कर्म है वो पूर्वकृत कर्म का फल है। उसी तरीके से यदि प्रश्न शास्त्र और जन्म कुंडली दोनों में विरोधाभास हो, यानी कि जन्म कुंडली में शुभ दिख रहा है लेकिन प्रश्न कुंडली में अशुभ दिख रहा है, या फिर जन्म कुंडली में अशुभ है या जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में शुभ दिख रहा है, तो वो उसके वर्तमान के कर्म का फल है। तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण बुद्धि जो ज्योतिष शास्त्र की है उसको यहाँ पे खोल के रख दिया बिल्कुल। क्योंकि अक्षरम कर्म के सिद्धांत में तो बहुत सारे प्रश्न उठते ही है, क्यों ज्योतिष वेद चक्षु है, क्योंकि वो सारे कर्म गति के सारे तरंगों को देखकर खोल कर रख देते हैं। अभी
अभी वर्तमान में भी कौन से कर्म का फल आपको मिल रहा है वो भी यहां से देख लेंगे। तो इसीलिए वेद चक्षु की सार्थकता तो तभी होगी जब ऐसी गहन बातों का हम ज्ञान कर पाए। अब आगे देखते हैं जो हमने देखा, तो अब उसका जो हिंदी सरल अर्थ है वो भी हम पढ़ लेते हैं, जो हमने समझ तो लिया ही है। वर्तमान में शुभ या अशुभ किस प्रकार के प्राक्तन कर्म का विपाक चल रहा है, यानी कि अभी कौन से फल वो भोग रहा है जातक, इस समय कौन सा क्रियामाण कर्म है तथा भविष्य में क्या कर्म करिष्यामाण कर्म होगा, इन सब को जानने के लिए प्रश्न शास्त्र ही उपयोगी है। कैसे? तो कहा कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्म तथा इस जन्म में किए हुए कर्मों का विभाग किस प्रकार से जाना जा सकता है, इसके लिए भी प्रश्न शास्त्र उपयोगी है। लेकिन कैसे देखेंगे, तो उसके लिए 43वां श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत है कि जब जन्म कुंडली तथा प्रश्न कुंडली का फल भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तब इस जन्म में किए हुए कर्मों के कारण ही भिन्नता है यह बताना चाहिए। स्पष्ट है कि जन्म कुंडली से फल जो है वो विपरीत लग रहा है प्रश्न कुंडली में, तो जन्म कुंडली का मतलब प्रारब्ध का फल कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार तो अशुभ है लेकिन अभी शुभ फल मिल रहा है, तो उसके अभी वर्तमान का ही कर्म का फल है वो सुनिश्चित हो गया, लेकिन उसके लिए प्रश्न शास्त्र होना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पे कहा, अब यहाँ पे उदाहरण दिया है कि मान लो विंशोत्तरी दशा आदि में इस समय शुभ फल घटित होना चाहिए, परंतु प्रश्न कुंडली में अशुभ संकेत हो तो वह अशुभ फल इस जन्म के दुष्कर्म का फल है, ऐसा समझना चाहिए। अब दशा की जगह कोई भाव फल की घटना भी ले सकते हो, ये उन्होंने व्याख्या में दिया है लेखक ने। परंतु आगे जब देखते हैं, जब जातक और प्रश्न दो शास्त्र दोनों के अनुसार फल में समानता हो तो यह फल पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि दोनों में समान फल है, जन्म कुंडली में शुभ है, प्रश्न कुंडली में भी शुभ दिखा रहा है, तो वो पहले के ही शुभ कर्म का फल है। जन्म कुंडली अशुभ है, प्रश्न कुंडली भी अशुभ दिखा रहा है, तो वो पहले के ही अशुभ फल का, अशुभ कर्मों का फल है, ये स्पष्ट हो गया। अब जो है वो आगे हम देखते हैं कि जन्म जो उसमें सबसे ज्यादा दुविधा कहाँ आती है, और हमारे सभी ग्रंथ जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जातक फलादेश कैसे करे। अब आया फलादेश, तो प्रश्न कुंडली का फलादेश हमारे सभी जातक शास्त्र जो है वो जोर शोर से कह रहे हैं कि जिस नियम, जिस सिद्धांत से जातक जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हो उसी सिद्धांत से प्रश्न कुंडली के भाव फल के अनुसार भी विश्लेषण करना चाहिए। हम कुछ ग्रंथों का संदर्भ लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने इसी का आगे का 44 से आगे का 45वां और 46वां श्लोक हम जो है वो प्रस्तुत है कि बुद्ध्या शास्त्रम यथा न्यायम बला बल विधानतः यदुक्ते जातके सर्वम तद्वत् प्रश्ने चिंतयेत्। स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदुक्तम जातके सर्वम, जो भी जातक शास्त्र में कहा गया है, तद्वत् प्रश्ने चिंतयेत्, उन सबका प्रश्न शास्त्र में भी चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और कैसे? बुद्धवा
यानी कि बुद्धिपूर्वक उसको अंगीकार कर कर शास्त्र को यथा न्यायम, न्याय के अनुसार, बलाबल के विधान के अनुसार, जैसे जिस प्रकार से जातक शास्त्र का फल कहा गया है वैसा ही प्रश्न का भी चिंतन करना चाहिए। अब 46वें श्लोक में कह रहे हैं संप्रेयमाण ववशः शरीरी प्रसह्य देवेन शुभाशुभेन ज्योतिर्विद सन्निधि में तस्मात् प्रश्नोप्यतो जन्म समः फलेषु, यानी कि जन्म के समान ही प्रश्न का भी फल करना चाहिए। प्रश्न अपि अतः जन्म समः फलेषु, प्रश्न का भी जन्म के समान ही फलादेश करना चाहिए। और आगे तीसरी बार कह रहा, वैसे अगर शास्त्र में देखा जाए तो पुनरुक्ति दोष माना गया। एक ही बात को जो है वो अगर बार बार कहा जाए तो उसको शास्त्र में पुनरुक्ति दोष माना गया। लेकिन यहाँ पे जो 45वें श्लोक में कह रहे हैं वही का वही 46वें भी श्लोक में कह रहे हैं, और 46वें श्लोक में कह रहे हैं वही का वही 47वें श्लोक में भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक प्रकार से तीन दोष हो गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जब किसी सिद्धांत की अत्यावश्यकता होती है, कोई सिद्धांत की महत्वपूर्णता दर्शानी होती है, किसी तथ्य को बलपूर्वक दर्शाना होता है, तब जो है वो ग्रंथों में ऐसा नियम पाया जाता है कि एक ही बात को बार बार कहा जाए। तो यहाँ पे 45वें जो कहा वही 46 में कहा, और वही 47 में भी कह रहे हैं जन्म लग्न तया प्रश्न लग्नम संकल्प्य पंडितः जातके यद्यदु दृष्टम तत्तत् प्रश्ने चिंतयेत्। यहाँ पर भी कह दिया कि वो प्रश्न काल से भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो तीन बार कर रहे ग्रंथकार पुनरुक्ति दोष। तो ये बात कितनी महत्वपूर्ण होगी। अब आपके जो है वो चित्त में ये प्रश्न बात उठ सकता है, इसमें नई क्या बात, वो तो हम देखते ही है। तो नई बात बिल्कुल है, क्योंकि हम आजकल जो प्रश्न कुंडली का विधान चल रहा है वो वैसे हम देखते ही नहीं। जातक शास्त्र में जो है वो जिस तरह से देखते हैं वैसे प्रश्न शास्त्र में नहीं देखते। हमने उसको एक अलग से दरकिनार कर दिया है प्रश्न शास्त्र। मैं आपके सामने कुछ तथ्यों को रखना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है दृष्टि, जिससे हम तब जो है वो जानते हैं। तो जब प्रश्न कुंडली की बात आती है तो अक्सर लोग जो है वो सीधा ताजिक नीलकंठी ग्रंथ के ऊपर पहुंच जाते हैं। ताजिक नीलकंठी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये हमारा मूल भारतीय ग्रंथ नहीं है, ये यमनों के द्वारा पाश्चात्य नीलकंठ के द्वारा रचा गया जो 500 साल पहले का ग्रंथ है। और वहां पे उसको आप स्पष्ट देख सकते हो, भारतीय भाषा के साथ उसका कोई लेना देना भी नहीं। इत्तसाल योग तो वो भी अरबी भाषा की ही है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में भी उसका प्रभाव रहा है, लेकिन इतना नहीं रहा जितना प्रश्न कुंडली में रहा है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में भी आप पणफर, आपोगिलन इत्यादि शब्द देखोगे तो वो हमारे भारतीय भाषा के किसी प्राकृत या संस्कृत या किसी भाषा के शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको उपयोग करते हैं। तो वो बहुत ही सामान्य वहां पे दर्शाया हुआ है। लेकिन जब प्रश्न शास्त्र देखते हैं तो पूरी की पूरी उसी भाषा को हम इस्तेमाल करते हैं, इत्तसाल, सिद्धथाल वगैरह वगैरह। तो उन सब की यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहती। ताजिक नीलकंठी ग्रंथ में मूल रूप से 3 प्रकार के तंत्र बताए गए, संज्ञा तंत्र, वर्ष तंत्र और प्रश्न तंत्र। इनके ऊपर अलग अलग पुस्तकें भी है, प्रश्न तंत्र इत्यादि इत्यादि। लेकिन मूल में जो है वो संज्ञा प्रकरण में जब दृष्टि की बात करते हैं तो वो 2 प्रकार के ग्रहों की दृष्टि की बात करते हैं। और वो 2 प्रकार के ग्रहों की दृष्टि कौन सी है? एक दृष्टि होती है और उसमें सभी ग्रहों की कॉमन दृष्टि है।
कौन सी? तो एक है होती है स्नेहा दृष्टि और दूसरी दृष्टि होती है वैरा दृष्टि। उसको मैं आपके सामने जो है वो रखने का प्रयास करता हूं। तो वहां पे आपको पहले बता देता हूं कि वहां पे केंद्र के स्थान है 1 4 7 10, उसको वैरा दृष्टि कहा है। और केंद्र के अलावा जो स्थान है यानी कि तीसरा, पांचवा, 9वां और 11वां, इनको स्नेहा दृष्टि कहा है, नाम दिया गया। इसके अलावा दूसरे, छठे, 8वें और 12वें स्थान में किसी भी प्रकार की दृष्टि नहीं होती, ऐसा वहां पे कह रहा। अब हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या किस प्रकार से वर्णित है और ये लेना चाहिए कि नहीं, और अगर लेना चाहिए तो क्यों, और नहीं लेना चाहिए तो भी क्यों। क्योंकि हर एक बात को हमें विस्तार से ही समझना पड़ेगा, तर्क के साथ ही समझना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जो है मैं एक और स्क्रीन यहां पे शेयर कर रहा हूं। ये तो वहां पे जो है वो यहाँ पे दृष्टि के रूप में जो पाश्चात्य जो कंसेप्ट है उसी को यहाँ पे निर्देशित किया गया कि 60 डिग्री यानी कि तीसरा भाव, 90 डिग्री यानी कि चौथा भाव, और साथ में जो है ऑपोजिशन यानी कि 180, और ट्राइन माने के, त्रिकोण माने के वो 120। तो मैंने जो आपको शास्त्रीय भाषा में बताया उसको यहाँ पे वेस्टर्न फॉर्म में बताया गया है। अब समझने की बात आई कि यानी कि प्रत्येक ग्रह जो है वो अपने से तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें और खुद को, इन सभी स्थानों देखेंगे, यानी कि 12 में से 8 स्थानों पर वो देखेंगे। चलो देखेंगे तो देखेंगे, उसमें मतलब कोई इतनी हड़बड़ी क्या मची वो हम देखते हैं। मान लो कि लग्न में मंगल है, पृष्ठ कुंडली में कोई भी लग्न है, जैसे मान लो कि अभी मकर लग्न ही ले लेते हैं, जैसे मान लो कि उदय काल का लग्न हो और मकर राशि का मंगल आया, और उसी जन्म पे जो है वो हमने पृष्ठ कुंडली बनाई। तो पृष्ठ कुंडली के नियमों को अगर हम देखें तो हमें स्पष्ट होगा कि जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया 60 डिग्री यानी कि तीसरे भाव में भी मंगल देखेगा, 90 डिग्री चौथे भाव में तो देखता ही है, 120 डिग्री 5वें भाव में भी मंगल देखेगा। इसका अगर प्रश्न कुंडली के अनुसार लग्न में बैठा हुआ मंगल जो है वो तीसरे में भी देखेगा, चौथे में भी देखेगा, 5वें में भी देखेगा, 7वें में भी देखेगा, 9वें में भी देखेगा, 10वें में भी देखेगा, 11वें में भी देखेगा। अब प्रश्न उठता है, इसी समय पे जब प्रश्न किया उसी समय पे किसी बालक का जन्म हो गया। अब आप विश्लेषण करने की बारी आई तो कहोगे कि ये जन्म कुंडली है तो भी मंगल अपनी 4 7 8 दृष्टि लाओ। मंगल जो है वो चौथे, 7वें और 8वें भाव में देखेगा। अब कुंडली वास्तव में क्या है उसको हम जानते ही, ये कुंडली वास्तव में क्या है कि अवकाशीय ग्रह का एक नक्शा ही है। अगर सरल भाषा में उसको परिभाषित करे तो वो जन्म कुंडली का अवकाशीय ग्रह स्थिति का एक नक्शा बने, उसी तरीके से हम उसको लेंगे। तो यहां पर अगर मान लो कि लग्न में मंगल आया तो कुंडली में तो जो है वो अष्टम भाव में देखेगा, यानी कि उसकी आखिरी दृष्टि अगर मकर लग्न है, अभी बच्चे का जन्म हुआ और मकर लग्न में जन्म हुआ तो हम कहेंगे कि अष्टम भाव में सिंह राशि में वो दृष्टि देगा, बिल्कुल देगा। अब उसी समय पे प्रश्न कुंडली बनाई तो मूल सैद्धांतिक और तार्किक बात यह है कि मंगल आपको पूछेगा कि जो है वो आप प्रश्न कुंडली देख रहे हो तो मैं अभी जो है वो अष्टम भाव में नहीं देखूंगा। अगर आप उसी समय की जन्म कुंडली देखोगे तो मैं देखूंगा। अब ग्रह से ग्रह कौन सा भेदभाव करने वाला है?
जातक शास्त्र के नियम के अनुसार। अब वही जब पृष्ठ कुंडली बन जाएगी तो मंगल मना कर देगा, नहीं मैं नहीं देखूंगा। तो ये बात जो है वो तार्किक है ही नहीं। जब मंगल जो है वो अपना प्रभाव उस जातक की जन्म कुंडली पर भी डालेगा तो पृष्ठ कुंडली पर भी डालेगा ही डालेगा। कहने का तात्पर्य मूल रूप से इतना है कि जातक शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप ही पृष्ठ कुंडली देखने का प्रावधान जो हमारे सभी ग्रंथ सर्वार्थ चिंतामणि है, उत्तर कालामृत है, बृहद पराशर वरा शास्त्र है, सभी ग्रंथ हमको बता रहे हैं कि जिस नियम के अनुसार जातक शास्त्र के का फल कर रहे हो उसी नियम और सिद्धांत के अनुरूप आपको प्रश्न शास्त्र का भी फल करना चाहिए। मैं आपके सामने उसके लिए प्रस्तुत भी कर रहा, कुछ और श्लोक भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्योंकि इनके कर्मों को प्रेरित करने वाला ईश्वर है, यह उसी से प्रेरित होकर शुभाशुभ कर्मों को करता है। परंतु ज्योतिषी पृष्ठ कुंडली के माध्यम से उस व्यक्ति के शुभाशुभ कर्मों एवं उसके फलों की निकटता की जानकारी कर लेता है। फिर आगे बताया कि इसीलिए जातक शास्त्र की तरह ही प्रश्न शास्त्र के द्वारा भी फलादेश किया जाता है। अस्तु इस संदर्भ में प्रश्न शास्त्र और जातक शास्त्र के समान ही महत्वपूर्ण है। फिर से बता रहे हैं, विद्वान ज्योतिष को चाहिए कि जन्म कुंडली की भांति ही प्रश्न लग्न का साधन कर ले और प्रश्न कुंडली पर से जैसे जन्म कुंडली का फलादेश कहा जाता है वैसा ही फल उसी रीति से करे। उपर्युक्त तीनों श्लोकों में जातक और प्रश्न की तुल्यता बताई है। इस प्रकार जन्म समय की भांति प्रश्न समय भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य का जन्म कर्म के कारण ही होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कर्मणा जायते जंतु, संस्कृत में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सूक्ति है कि कर्म से ही जंतु यानी कि जन्म और मरण को प्राप्त होने वाले जीव का जन्म होता है। उसी के अनुरूप आगे देखते हैं तो जब कोई व्यक्ति जिज्ञासा लेकर किसी देवज्ञ से अपने भविष्य तथा किसी समस्या के समाधान हेतु पहुंचता है तब वे देव प्रेरित होता है। देव प्रेरणा के कारण वह ऐसे समय पहुंचता है जो उसके भवितव्य का सूचन होता है। यही कारण है कि जातक की जन्म कुंडली के ग्रहादि की स्थिति में कुछ न कुछ समानता होती है। कभी कभी बहुत ज्यादा समानता भी देखी जाती है। यह बात सभी देवज्ञों के अनुभव में आती है। ये थोड़ी उन्होंने व्याख्या कर दी है, लेकिन समानता ना हो तो उसके इस जन्म का कर्म का फल है वो हमें मूल रूप से हमने देख लिया है पिछले श्लोकों में। जन्म कुंडली के भावों से जिन विषयों का विचार होता है प्रश्न कुंडली से भी उनका विचार किया जाता है। इस बात की पुष्टि अन्य ज्योतिष ग्रंथों से भी होती है। अब देखो अन्य ज्योतिष ग्रंथों में वो कितने ग्रंथों का उदाहरण दे रहे हैं। तो सबसे पहले सर्वार्थ चिंतामणि कि यज्जागतेनि कथितं भुवि मानवानां तत्प्रश्निकेऽपि सकलं कथयन्ति तज्ञा प्रश्नोऽपि जन्म सदृशो भवति प्रभेद प्रश्नश्च चास्ति जननश्च च कश्चिदस्ति। यानी कि जो कुछ भी यज्जातके, जो कुछ भी निगदितम, जो भी जातक शास्त्र में जो भी समाया हुआ है मानवों के भविष्य का जो भी फल जिस विधि के अनुसार जातक शास्त्र में निरूपित किया गया है उसी को तत्प्रश्नेऽपि सकलम कथयन्ति तज्ञा, तत्वज्ञ लोगों जनों को जो सूक्ष्म दृष्टा है उनको प्रश्न काल से भी वैसा ही फल जानना चाहिए। प्रश्नस्य चास्ति जननस्य न कश्चिदस्ति।
यानी कि प्रश्न कुंडली से भी वही देखना चाहिए जो जन्म कुंडली से है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसी तथ्य को उत्तर कालामृत के प्रश्न खंड के प्रथम ही श्लोक में निम्न शब्दों में वर्णित है। एवं जन्म जन्म खगोदय फलमिदं सर्ववे वदे जातके तन्नो चेदथ जन्म पत्रापिता वा तत् प्रश्न लग्नाद्वैत प्रश्नो जातक तुल्य एव। प्रश्न जो है वो जातक के तुल्य ही है। न भवेद वेदो अथवा दुर्दिने, उसमें किसी भी प्रकार के वेद का कोई स्थान नहीं है। न ज्ञाते घटिकादि के ग्रह नवांशादि पृष्ठयेत्। इतना ही नहीं, जन्म और प्रश्न की भांति यहाँ पे थोड़ी व्याख्या है, वैसा मूल रूप से नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हाँ, अब जो है वो अन्य ग्रहों का भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। जन्म जैसे शंभु हो रहा प्रकाश, उसमें भी दिया गया जातकादेश में प्रश्न जातक योश्चिन्यम संतान धीषणादिभिः। इस प्रकार सब कुछ यही पे निरूपित कर रहा है। एक मिनट, जितना भी देखा उन सब ग्रंथों से बार बार देखा कि जिस प्राथमिक भावफल के सिद्धांत के अनुरूप जन्म कुंडली का फल निर्धारित होता है, उसी प्रकार से प्रश्न कुंडली के भी फल का जो है वो निरूपित होना चाहिए। इसको हमने विस्तार पूर्वक जाना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कुंडली से जुड़ी हुई बातों का समाधान लेते हैं। तो प्रश्न कुंडली में जैसे कि हम षड्पंचाशिका वगैरह ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो उससे हमारे सामने दो प्रकार के विकल्प जो है वो दो प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। महत्व उसका ज्यादा वर्णित होता है, एक चंद्र का और दूसरा लग्न का। तो प्रश्न कुंडली के परिप्रेक्ष्य में जो है वो चंद्र क्या दिखाता है और लग्न क्या दिखाता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि हम जातक शास्त्र में भी प्रश्न का उपयोग चंद्रमा का जो है वो मनस्थिति देखने के लिए उपयोग करते ही है। तो आप सारे नियमों को अगर सार निकालोगे तो इतना सार हो रहा है कि जन्म कुंडली में प्रश्न जो चंद्र की प्रश्न कुंडली में चंद्र की जो स्थिति है वो पृच्छक की मनस्थिति, यानी कि जो मतलब उसने सोच रखा है या फिर जो है उसने ये कहा जाए कि जो घटने वाला था उसको दर्शाता है, लेकिन जन्म कुंडली जो है वो क्या घटेगा वो दर्शाता है। थोड़ा और सरल कर देते हैं कि मान लो कि चंद्रमा के ऊपर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव है, लेकिन लग्न के ऊपर जो है वो उतना अशुभ प्रभाव नहीं है। तो ये मानना चाहिए कि बेहद ही अशुभ घटना होने वाली थी लेकिन टल गई। तो प्रश्न काल से पूर्व की जो मनस्थिति है उसको हमारे इस षड्पंचाशिका इत्यादि ग्रंथों में पूर्व की स्थिति के रूप में दर्शाया गया है। अब कुछ और संदर्भ ले तो प्रश्न कुंडली में जो है वो कई विद्वान गण जो है वो ये भी कहते हैं कि जातक के मन में जब प्रादुर्भूत हुआ वो समय लेना चाहिए। अब ये बेहद ही बेतुकी बात है। क्यों? क्योंकि प्रश्न जब जातक के मन में हुआ तो उसका जो प्रसव है वो हुआ ही नहीं। जातक के प्रश्न का प्रसव तो हुआ ही नहीं। प्रसव का क्या अर्थ? जैसे मान लो कि जातक है तो वो तो गर्भ में भी था, अगर प्रश्न करे तो जन्म समय लेते हैं, वो भी गलत हो जाए। जन्म समय भी तो हम कब लेते हैं? जब जातक का प्रसव हो, उसका पहला जो रिगन हो उस समय को हम लेते हैं। तो वो वैसे तो जातक भी जो है उससे पहले था माता के गर्भ में, तो वो तो हम जन्म कुंडली के लिए देखते नहीं है।
तो इसीलिए प्रश्न कुंडली में जब जातक के प्रश्न का प्रसव हो, यानी कि ज्योतिष के सामने वो अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, वो समय ही लेना चाहिए, क्योंकि वही प्रसव काल है, जो जन्म का जो समय का जो महत्व है वही प्रश्न के प्रादुर्भूत होने का महत्व है। तो इसलिए इन सब विवादों में न पढ़कर हमें जो है वो सैद्धांतिक रूप से ही समझना चाहिए कि जन्म के समय का जो महत्व है वही प्रश्न के पूछने का प्रादुर्भूत होने का महत्व है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समापन करूंगा। प्रश्नोत्तरी की ओर चलेंगे, क्योंकि और कोई विषय लेंगे तो बेहद विस्तृत हो जाएगा। इसलिए मैं किसी का जो आशंका होती है, उस घटने वाली घटना की आशंका को व्यक्त करने का जो है वो दर्शाते हैं। बाकी जो है वो जो प्रश्न कुंडली का जो जन्म लग्न है वो घटने वाली घटना का निर्देशन करता है। जैसे वो जन्म कुंडली में जैसे मनस्थिति को दर्शाता है, वैसे ही प्रश्न कुंडली में चंद्र घटने वाली घटना की आशंका को व्यक्त करता है। ने इतना शुद्ध पढ़ाया आज कि हम अशुद्ध लोग उसको ग्रहण करने में असमर्थ थे, क्योंकि हमारी किसी की भी, अब पर्टिकुलरली भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी संस्कृत की बैकग्राउंड है नहीं सर, लेकिन आपकी संस्कृत की बैकग्राउंड है और आपने संस्कृत के श्लोक कोट करे, वो अच्छा लगा, लेकिन समझ का जहाँ तक ताल्लुकात था वो थोड़ा कष्टकारी था। जो आपने बातें बताई 1 घंटे के अंदर मैं उसे सिर्फ 2 सेंटेंस में समराइज कर सकता हूँ सर, दूसरे से तीसरा सेंटेंस नहीं लगाऊंगा। वो ये है कि जो सिद्धांत हम जातक शास्त्र के अंदर जन्म कुंडली में लगाते हैं, उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार हम प्रश्न कुंडली को देखते हैं। दैट्स इट। मेरे ख्याल से यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आप के अंदर जन्म कुंडली पॉजिटिव है और क्वेश्चन और जो प्रश्न कुंडली है वो नेगेटिव आ रही है, वो मोमेंटरी है, वो प्रेजेंट की है। आप उस कार्य को उस मोमेंट में ना चल के कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिएगा। आपने किसी कार्य के लिए देखा जिसमें नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव आंसर जो आ रहा है वो मोमेंट का है, उस मोमेंट में जो क्वेश्चन क्या है तो आप उसको पोस्टपोन कैसे करें सर, पोस्टपोन कैसे करें, एक बात बताइए। उनका जो मैंने प्रश्न पढ़ा वो इस तरह से है कि मान लो कि अगर जन्म कुंडली अगर पॉजिटिव है बट प्रश्न कुंडली अगर नेगेटिव है तो क्या करें। तो उसका मतलब ये है कि वर्तमान के कर्म का दोष है, जो आपने स्पष्ट किया कि मान लो कि दोनों जो है विपरीत फल दिखा रहा है और जो है वो दोनों समान फल दिखा रहा है, तो वो तो प्रारब्ध का फल हो गया जो जन्म कुंडली में दिख ही रहा है। लेकिन अगर मान लो कि दोनों भी विपरीत फल है तो शुभ या अशुभ कर्म तो वो इस जन्म का फल अभी मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो इस जन्म की है वही आपको बाधित कर रहे हैं। तो हो सके तो हमारे इस जन्म के कर्म का तो हमें ज्ञान है, तो ऐसे समय में जो है वो उसका जो है वो जो भी प्रायश्चित वगैरह विमोचन वगैरह हो वो आप कर सकते हो अपने जो है वो मन की संतुष्टि के लिए। वरना जब तक वो पाप जो है वो या फिर अशुभ कर्म जो है वो समन नहीं होता, तब तक हमारे हृदय में और हमारे परिस्थितियों में, मनस्थितियों में वो जो है वो अपना प्रभाव जो है वो एक ग्लानि की तरह वो डालता रहता है। तो उससे बचने की जरूरत है, उससे जो है वो निकलने की जरूरत है। पर्सन करने में जो है ग्रह हमसे पूछ के हमको व्यक्तिगत रूप से पूछने वाले नहीं है कि आप क्या मानते हो, तो मैं उसके अनुसार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें जो है वो देखना है सैद्धांतिक रूप से क्या सही है। अगर पर्सन टू पर्सन देखेंगे तो बात ये है कि जो ग्रह नक्षत्र सबको अलग अलग रूप से पूछेंगे ज्योतिष को कि भैया तुम किस रूप से देखते हो, मैं उस हिसाब से नहीं पर्सन टू पर्सन person to person means that too is under the astrology principle. It is up to the astrologers. मेरे ख्याल से हम जो समझने की बात है कि अगर कुंडली है तो कुंडली की आवश्यकता है क्यों? Yes.
अगर आपके पास सही कुंडली है तो प्रश्न कुंडली की आवश्यकता क्यों? ओके, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो प्रश्न इस टाइप का है जिसको कुंडली से उत्तर देना कठिन है। उदाहरण के लिए, गर्भ में जो बच्चा है वह मेल चाइल्ड है या फीमेल? साहब आपका आवाज कट हो रही है बस। कुंडली से कहना जरा कठिन। मेरी आवाज कट हो रही तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। लीजिए कि प्रश्न कुंडली की जरूरत क्यों पड़ी। प्रश्न कुंडली करके अपने आप में कोई शास्त्र नहीं है। यह जो ज्योतिष शास्त्र है उसी का एक एक्सटेंडेड एप्लीकेशन है, और वह एप्लीकेशन उनके लिए हुआ जिन प्रश्नों का उत्तर पहली बात कि हम जन्म कुंडली से नहीं दे पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन द वूम, इसको जन्म कुंडली से कहना कठिन है, तो प्रश्न कुंडली का सहारा लिया गया। ऐसे कुछ बातों में एक मैंने उदाहरण दिया। दूसरी बात यह है कि जिसको जन्म कुंडली जिसका बन नहीं सकता है क्योंकि बर्थ डिटेल नहीं है, वह अगर जानना चाहे तो हम क्या करेंगे? आखिर धंधा तो चलानी है ना मुझे साहब। अगर हम कह देंगे कि भैया कुंडली तुम्हारे पास नहीं है तो हमारा ज्योतिष शास्त्र कुछ नहीं बता पाएगा तुम्हें, तो फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी? राइट। तो अपनी दुकान चलाने के लिए तो मैं कहूंगा ही, हम कई तरह से आपका फल कह सकते हैं, आप सिर्फ संतुष्ट होके जाइए हमारी दुकान से। तो हम प्रश्न का सहारा लेते हैं। इसमें हमारे पास वो ग्राहक फंस जाते हैं जिनके यहाँ कुंडली का विधान नहीं है, जिनके यहाँ बर्थ टाइम और डिटेल नहीं नोट किया जाता है, और जहां पर में नोट हुआ ही नहीं है। तो इस चीज को समझे। हर चीज को ज्योतिष कहने का जो आजकल यह भ्रम चल गया है उससे कृपया मुक्त हो। ताजिक शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो ताजिक शास्त्र का जो हम देखते हैं रूप वह वर्षफल में है। प्रश्न कुंडली में ठीक है, प्रश्न तंत्र एक किताब है, सहम है, ये है। अब जब हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न का सिद्धांत क्या है कि उस समय आपके मन में उठे हुए प्रश्न का क्या उस समय उत्तर हो सकता है? अगले ही क्षण वह प्रश्न बदल भी सकता है। और प्रश्न में कितने सारे कंडीशन लगे हैं उसे देखिए। प्रेक्षक श्रद्धा पूर्वक ईश्वर को स्मरण करता हुआ राम हरे कृष्ण जपता हुआ ज्योतिषी के पास पहुंचे। सारा सब कुछ तो प्रेक्षक के अपने ऊपर डाल दिया कि हम तो केवल कुंडली देख के कह देंगे। अगर तुम्हारी प्रश्न ही रिसोनेट नहीं हो पाया फर्मामेंट से तो तुम्हारा उत्तर गलत आ गया। इसको ज्यादा सटीक करने के लिए बहुत लोगों ने कहा कि भैया जन्म समय पर तो इतनी जल्दी कुंडली बदलेगी नहीं, तो चलो लग्न को निकाल लें, कोई फूल का नाम पूछ करके, कोई अंक का नाम पूछ करके, और वहां से चल दिए। वहां से फिर नवमांश निकालने की भी परिपाटी है। यह सब क्या दिखाता है कि प्रेक्षक की जो है क्रेविंग्स जो है, प्रेक्षक की क्रेविंग्स को परमानेंट से जोड़ना चाहिए। कुंडली में नेगेटिव हो और प्रश्न कुंडली में पॉजिटिव हो, बना दिया है ना। When you are trying to fit a square bar into a round hole, you have many obstructions. अब आप उसे काट के, छील के, गोल करके किसी तरह से संतुष्ट हो रहे हैं।
और कह रहे हैं कि यह शास्त्र है। जो सिंपल लॉजिक है उससे तो चलिए, भूल जाइए इस बात को कि किताबों में क्या लिखा है। आपका विवेक क्या कहता है? क्या आपको यह सब कुछ तर्क संगत लगता है? That's why I told you that this is applied where your birth horoscope, your Not able to understand, not able to answer the question. Correct, sir. Correct, sir. You're right. thought